अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और आ, आज का हम अपना टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। हैं वो इरिटेंट्स हैं। आपको बेशक लगेगा कि परफ्यूम से तो बड़ा मजा आता है, खुशबू इसमें बड़ी अच्छी है, लेकिन परफ्यूम्स हमारी स्किन के लिए इरिटेंट्स है। ठीक है। और अगला जो इस पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटेंस प्रोटेक्शन विद एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है? एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एलोवेरा में हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। SPF 60 और प्लस लिखा हुआ है। प्लस जो होता है वो PA होता है। अभी सनब्लॉक का हमारा टॉपिक आएगा तो सनब्लॉक में तीन चीजें आपने पढ़नी होती हैं। एक SPF यानी कि जैसे 60 है, 100 है, 30 है, फिर आपने ये प्लस का साइन देखना होता है और UVA भी प्रोटेक्शन देखनी होती है। ठीक है। ये क्रीमी लोशन है। ये बिल्कुल वाटरी नहीं है और ये क्रीम नहीं है, ये क्रीमी लोशन है, मिक्सचर ऑफ क्रीम एंड लोशन। ठीक है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है इवोबेंजोन, एलोवेरा, विटामिन ई और जिंक ऑक्साइड। जो इवो एवोबेंजोन है ये बेसिकली एक सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन का क्या काम होता है कि जो हमारी आ रही है बाहर से रेज आ रही हैं, UV A रेज, B रेज, अंदर जो वो डैमेज करती हैं, उसके बाद जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। सनस्क्रीन का काम होता है कि जो जो डैमेजेस हैं उनको रिवर्स करना। ठीक है। जिंक ऑक्साइड वो चीज है जो रिफ्लेक्ट कर देती है सन रेज को, A B C तीनों को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, वो आ ही नहीं पाती स्किन के अंदर। और एलोवेरा और विटामिन ई हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चर के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के काम के लिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी ये प्रोवाइड करते हैं। अब इन चीजों को डिटेल में देख लेते हैं। ये बड़ी अच्छी सनब्लॉक है, जब आप अपने क्लिनिक पे लिखेंगे ना। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक और सनस्क्रीन के अंदर फर्क होता था, मगर ये जो चीजें हैं ये अब दोनों मिक्सचर में यूज होती हैं, तो ये एक इंटरचेंजिंग टर्म है। ठीक है। एवोबेंजोन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी फिल्टर दैट एब्जॉर्ब्स UVA रेज। इसने अपने अंदर खुद एब्जॉर्ब की लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट, प्रिवेंटिंग फ्रॉम पेनिट्रेशन डीपर इनटू द स्किन। स्किन में डीप इसने पेनिट्रेट नहीं होने दिया। ठीक है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फोटो एजिंग। हमने कई दफा बताया मैंने, UVA रेज होती हैं और B रेज होती हैं। बी आपका रंग काला करती हैं और जो A होती हैं वो डीप जाके आपके जो DNA डैमेजेस करती हैं और आपका कोलेजन ब्रेक करती हैं और आपकी फोटो एजिंग होती है, यानी कि आपकी उम्र से पहले ही आप एज करना शुरू हो जाते हो। किस चीज से? रेडिएशन की वजह से, धूप की वजह से। यहाँ पर एक बात याद रखें कि हर वो चीज जिसमें से रोशनी निकल रही है, जैसे कि चूल्हा, जैसे कि आपका सूरज, जैसे कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन, जैसे आपकी ट्यूब लाइट, जैसे कि आपके बल्ब, ये सारे के सारे UVA B रेज एमिट कर रहे हैं। और यूवी जो बी है वो आपको टैनिंग करती है और ए जो है वो फोटो एजिंग करती है। अब इन्हें प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट फोटो एजिंग, wrinkles, पिगमेंटेशन एंड स्किन कैंसर caused by UVA radiation. It absorbs UV radiation and dissipates it as heat, preventing damage to the skin. यानी इसने रिफ्लेक्शन वाला काम नहीं करना होता कि बाहर से उसको अंदर आने ही ना दे। इसने ये करना होता है कि ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको जो है वो डीप पेनिट्रेट नहीं होने देता और जो आपके डैमेजेस थे वो नहीं होने देता। ठीक है। एंड डेसिपेट्स इट एज हीट, प्रिवेंटिंग डैमेज टू द स्किन। स्किन को कोई डैमेज नहीं हुआ, इसके अपने मॉलिक्यूल्स ने उसको एब्जॉर्ब किया। और एलोवेरा contains polysaccharides, for example acemanan, that stimulates skin cells fibroblasts, promoting collagen production and healing. एलोमेनान जो है वो उसके, आपको पता है कि ये एलोवेरा के अंदर दो काफी सारी चीजें हैं जिसमें से एलोसिन भी पड़ा, सब कुछ पड़ा है। एसीमनान जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है, इसने फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर दिया। फाइब्रोब्लास्ट ने कोलेजन प्रोडक्शन और हीलिंग इंक्रीज करा दी। हीलिंग जो होती है हमारी डेली की जो बर्निंग हो रही है सन से, वो भी सन बर्न की बात नहीं हो रही, डेली वेयर एंड टेयर की बात हो रही है, डेली डैमेजेस की बात हो रही है, उन सब में हीलिंग की तरफ ले गया। ठीक है। एक्ट एज अ नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, इन्फ्लेमेशन रोक दी तो स्किन वैसे ही स्ट्रांग होगी। जब स्किन में इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, एक्नी कुछ भी ग्रो कर सकता है। by inhibiting the release of pro-inflammatory cytokines, hydrates and soothes irritated or sunburned skin by locking moisture into the epidermis. ठीक है। इसने साथ हाइड्रेशन भी की, सूदिंग भी की। गर्मी के अंदर
धूप के अंदर वैसे भी आपको बर्निंग फील होती है, ठीक है। और जो सनबर्न स्किन हुई है, जिसका सनबर्न भी हो गया है, उसको अंदर भी ये प्रोटेक्शन देती है। ये उसके लॉन्ग टर्म यूज में आती है, इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये एलोवेरा के बेनिफिट्स और एवोबेंजोन के। एवोबेंजोन आप जब भी कोई सनब्लॉक मार्केट में भी जाके उठाएंगे तो उसके पीछे आपको एवोबेंजोन लिखा आएगा नजर। आपको पता चल गया कि यूवीए रेडिएशन को जो है ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और स्किन में डीपर लेयर्स में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। खुद जो है ये डैमेज होता है और हीट के तौर पे डेसिपेट कर देता है उन रेज को स्किन से, ठीक है। फोटो एजिंग को प्रिवेंट करता है, जिसमें रिंकल और पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन तो बहुत तरह की होती है, जो फोटो एजिंग वाली पिगमेंटेशन है ये उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इसके अलावा इसमें विटामिन ई है, हम काफी दफा पढ़ चुके हैं, काफी दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा पढ़ते हैं। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को जनरेटेड बाय द यूवी एक्सपोजर। हमने भी पढ़ा कि यूवी ए जो है वो जाके क्या करती है, डीएनए डैमेजेस करती है, फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है, उनको कर देता है न्यूट्रलाइज। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस तरह कम हो गया, स्किन की प्रोटेक्शन होगी फ्रॉम यूवी इंड्यूस्ड डैमेज, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट सनबर्न एंड प्री मेच्योर एजिंग। ठीक है, सनबर्न को भी हमने रोक लिया और प्री मेच्योर एजिंग को भी रोक लिया। जैसे जिस इंसान ने धूप में जाना है उसको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए कि सनबर्न हो ही ना। जरूरी है कि सनबर्न करा के उसने जो है वो लेना है उसके बाद ट्रीटमेंट। सपोर्ट स्किन रीजेनरेशन में एनहांसिंग द स्किन बैरियर फंक्शन एंड मॉइस्चर रिटेंशन। स्किन रीजनरेशन यानी कि नई स्किन आना और पुरानी जो डेड स्किन है वो उतरना, ठीक है। और मॉइस्चर रिटेंशन भी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। कुछ लोग जूते पहनते हैं या कोई सॉलिड चीज लग रही होती है, बटन लग रहा होता है या स्कार्फ पहन रहे हो, उनको निशान पड़े होते हैं, समझ नहीं आता ये निशान क्या है, जाके कहते हैं हमें कोई लेजर करें। वो यही है कि स्किन रिजेनरेट ही नहीं हो रही है, विटामिन ई डेफिशिएंसी है। ओरल आप विटामिन ई कैप्सूल्स भी देते हैं तो उससे भी हो जाती है। अब जिंक ऑक्साइड पे आ जाए, जो एक फिजिकल एक मिनरल सनस्क्रीन है। जहाँ फिजिकल लिखा है उसका मतलब होता है मिनरल होता है, यानी कि इसने रिफ्लेक्शन करना है, इसने कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करना था। एक्ट्स by sitting on the skin surface and reflection both UVA and B rays. It forms a protective barrier to block UV radiation, prevent sunburn and photo aging। दोनों को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे शीशे पे लाइट डालें तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं होता, इसने ये काम करना है। ये सफेद रंग की होती है। सनबर्न फोटो एजिंग कुछ भी नहीं होने दिया है इसमें। रिफ्लेक्ट ही हो गई है तो उन्होंने अंदर गई नहीं है, तो न्यूट्रलाइज होना क्या और सब कुछ क्या, ठीक है। इट ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्मूथ करती हैं इरिटेटेड या सनबर्न स्किन को। इसके अलावा कोई छोटे मोटे माइनर एब्रेजन वगैरह हों, बहुत ज्यादा आपने रगड़ के जो है ओवर एक्सफोलिएशन कर ली हो चेहरे की, तो ये उसको हील कराती रहती है, आपकी स्किन हेल्दी रहती है। जो लोग का मेकअप डेली यूज करते हैं उनका भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्किन छिली सी रहती है, अल्सर से रहते हैं, तो उनको ये हील करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Combined effect UV protection में avobenzone and zinc oxide work together to provide broad spectrum against UVA and B rays, soothing and hydrating. Aloe vera and vitamin E provide moisture, anti-inflammatory effects, and skin healing, reducing irritation caused by sun exposure. Antioxidant protection of vitamin E offers additional defense against free radical damage. This combination is effective in protecting the skin from UV damage and also soothing, मॉइस्चराइजिंग एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब आप देखो कितने बेनिफिट्स, ये छोटी सी 500-600 रुपए की ट्यूब आपको कितने बेनिफिट्स दे रही है। नेक्स्ट स्लाइड। और एक्ने भी कॉज नहीं कर रही। कॉन्ट्राइंडिकेशन में जो एवोबेंजोन है, इससे हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, या अदर सनस्क्रीन नॉन रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स अंडर 6 मंथ। 6 महीने से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करानी है। एलोवेरा जो होती है बच्चों की, जो छोटे बच्चों की सनब्लॉक्स होती है वो अलग होती है। एलोवेरा में एलर्जी हो सकती है, कभी सुना है किसी को हुई हो, लेकिन ये रेयर होता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। और ब्रोकन स्किन जहाँ खून निकल रहा है या डीप बर्न्स है या डीप कट्स हैं उनमें नहीं लगानी। विटामिन ई से डर्माटाइटिस या लार्ज स्किन एरियाज में सेंसिटिव इंडिविजुअल्स के अंदर आपको लेना होता है, लेकिन लार्ज स्किन एरिया हमारे पाकिस्तान में तो इतना है नहीं कि बीच पे जाना है तो पूरे जिस्म के ऊपर सनब्लॉक लगानी है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड होती है, एलर्जी टू जिंक ऑक्साइड अवॉइडेंस severely irritated और ब्रोकन स्किन। severely irritated या ब्रोकन स्किन है जिससे जल गया अभी अचानक, जैसे खून निकल रहा है, तो वो इमरजेंसी है। अवॉइड इनहेलेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड पाउडर। कुछ इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर ये कर रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड पाउडर आप दराज से ऑर्डर कर लें, उसको पानी में मिक्स करके मुंह पे लगा लें। नहीं, वो इनहेल हो जाता है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। जनरल पैच टेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन।
अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है, दुनिया की हर चीज़ ही आपको सेंसिटिविटी कर रही है, तो 1 दिन लगा के देखें, पैच टेस्ट करें, अगर सही हो गया तो ठीक है, ना हो गया तो आप इसको छोड़ दें। जनरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग और यूजिंग इन ऑन इन्फेंट्स, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट स्लाइड। यूवी ब्लॉक हमारे पास एक और सन ब्लॉक है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एसपीएफ 60+ है। ये क्रीम है, वो क्या थी, लोशन क्रीम थी। ये भी नॉन ग्रीजी है, वाटर रेजिस्टेंट है, फोटो स्टेबल है, धूप में ये अनस्टेबल हो नहीं हो जाती, खराब नहीं हो जाती। इंटेंसिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोलर रेज विद एलोवेरा, इसमें भी एलोवेरा शामिल है। अब देखो, खवातीन अक्सर कहती हैं कि हमें ऐसी सन ब्लॉक दें कि ऊपर हमें मेकअप ना करना पड़ जाए। पहले हम सन ब्लॉक लगाएं, ऊपर मेकअप लगाएं, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है डेली, तो जो क्रीम्स होती हैं ये जरा थिक होती हैं, ठीक है। तो क्रीम यूज करने से उनको अलग से मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। मर्द ये कहते हैं कि हमें ऐसा ना हो कि हमारी मेकअप वाली लुक है। इसमें एवोबेंजोन है, एलोवेरा है, विटामिन ई है इसमें। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक सन ब्लॉक है, इसकी इंडिकेशन है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल ऐसे है, सुबह उठ के मुंह धोना, दांत साफ करना, जैसे आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसे सन ब्लॉक आपकी जिंदगी। कंबाइंड इफेक्ट, यूवी प्रोटेक्शन, एवोबेंजोन अभी हमने पढ़ लिया था, प्रोटेक्ट्स प्रोवाइड यूवी ए प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म सन डैमेज, हाइड्रेशन एंड हीलिंग। एलोवेरा soothe and hydrate the skin while vitamin E repair regeneration. Antioxidant defense में vitamin E offers extra protection against oxidative damage from free radicals, further reducing the skin damage. This combination provides effective sun protection, soothing benefits and aid in repair and hydration. सन प्रोटेक्शन मिल गई आपको, सूदिंग बेनिफिट्स भी मिल गए, स्किन की रिपेयर भी हो गई और हाइड्रेशन भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है, जिंक ऑक्साइड तो इसमें है नहीं, तो जिंक ऑक्साइड को निकाल के बाकी सारी सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप कहोगे कि जिंक ऑक्साइड के बगैर क्यों, कुछ लोगों को जिंक ऑक्साइड पोर्स में चली जाती है और एक्ने कॉज करती है, तो इस वजह से ये हमारे पास एक सन ब्लॉक ऐसी भी है जो जिंक ऑक्साइड फ्री है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो स्किन होती है या बहुत ऑयली स्किन है, उसमें जिंक ऑक्साइड एक्नी प्रेसिपिटेट करती है, हालांकि नॉन कॉमेटोजेनिक है फिर भी। तो हमारे पास ये जो दूसरी सनब्लॉक है, ये हमारी फ्री ऑफ जिंक ऑक्साइड है। अब हमारे पास जिंक ऑक्साइड की पेस्ट भी आ गई, ठीक है। इसमें जिंक ऑक्साइड 20% है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये स्किन सूदिंग के लिए, जैसे जब आप केमिकल पील कराते हो, या कोई बर्न हो गया, या ओवर एक्सफोलिएशन हो गई, या कोई अल्सर हो गया है, या आपने लेजर करवाई है चेहरे की, आपको जलन महसूस हो रही है, जिंक ऑक्साइड 20% इन वाटर सॉल्युबल पेस्ट फिजिकल यूवी ब्लॉकर है। फिजिकल शीशे की तरह इसने रिफ्लेक्ट करना है, सोचो आपके चेहरे पे समझो शीशा लग गया, जो रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। फिजिकल यूवी ब्लॉकर, जिंक ऑक्साइड एक्ट्स एज अ फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन बाय सिटिंग ऑन द स्किन सरफेस, इसने अंदर जाके कोई रिएक्शन नहीं परफॉर्म करने। रिफ्लेक्ट एंड स्कैटरिंग बोथ यूवी एंड बी रेज, it forms a protective barrier that prevents UV radiation from penetrating the skin, reducing the risk of sunburn, premature aging and skin cancer। बहुत से पेशेंट्स होते हैं आपके पास आएंगे कि जो कहते हैं जी सन ब्लॉक, क्या सन ब्लॉक हमने नहीं लगानी, हमने फलानी रिवाज के लिए लगाई थी, हमें समझ ही नहीं आती। तो ऐसे जो नाइव पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आप जिंक ऑक्साइड पेस्ट लिख दें तो उसमें वो सेटिस्फाई रहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जिंक ऑक्साइड has एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज that help to soothe the irritated or inflamed skin, reduces redness and helps calm the conditions like rashes, eczema and sunburn। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स भी इसके साथ हैं। अब देखो, ये जो रैशेज, एक्जिमा और सनबर्न, ये रैशेज जैसे गर्मियों में खवातीन को भी हो जाते हैं, बच्चों को भी डायपर रैश हो जाता है, ठीक है। एक्जिमा और सनबर्न इन, या ओवर एक्सफोलिएशन, केमिकल बर्न बताए, पीलिंग करा ली, हाइड्रा फेशियल करवाया, सादा सक्शन हो गई, ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में स्किन को रिजेनरेट कर देती है। उसके बाद स्किन प्रोटेक्शन एंड हीलिंग, इन द वाटर सोल्यूबल प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन, जिंक ऑक्साइड हेल्प्स टू फॉर्म अ मॉइस्चर बैरियर भी बना लेती है, जो प्रोटेक्ट करते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को। जो स्किन का पानी है वो अंदर का अंदर ही रिटेन रहता है, इसने लेयर बना ली ना ऊपर, कीपिंग द स्किन हाइड्रेटेड। इट ऑल्सो प्रमोट्स स्किन हीलिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू रीजनरेशन एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन माइनर कट्स और अब्रेजन। यहाँ पे जो वर्ड है वो टिश्यू रीजनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपकी स्किन छिल गई, खराब हो गई, या काले निशान है, टिश्यू रीजनरेट ही नहीं कर रहा, कहीं से अल्सर है, तो ये उस सारे को एक दिन में ही बेहतर कर देती है।
Gentle on sensitive skin. ये zinc oxide is non-comedogenic, meaning it doesn't clog pores, making it suitable for sensitive और acne prone skin. देखिए कॉम्बिनेशन में तो है नहीं कि इसके साथ विटामिन ई भी है और इसके साथ ये भी है, ये सिर्फ जिंक ऑक्साइड है, अलोन इट इज नॉन कम्यूटोजेनिक। हाँ, कुछ लोगों को किसी भी चीज से एक्ने प्रेसिपिटेट हो सकती है, तो अगर हो तो आप उसको जो है रिप्लेस कर दें फिर। कंबाइंड इफेक्ट इन वाटर soluble preparation paste. The water insoluble paste formulation allows for a smooth, durable application of the skin, creating a long-lasting protective layer while maintaining skin hydrated. This makes it effective for sun protection, wound healing, and soothing inflamed or irritated skin. ठीक है, इतने सारे बेनिफिट्स आ गए। वूंड हीलिंग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे जो किचन में कट्स लग जाते हैं, छोटे बर्न हो जाते हैं खाना बनाते हुए, उसके लिए एक दिन में ठीक हो जाता है आपका। और ये ना बिल्कुल ऊपर चिपक सी जाती है, व्हाइट रंग की ना ऐसे चिपक सी जाती है। तो उसमें ये होता है कि ये आराम से उतरेगी भी नहीं, कि वो बाकी अपने काम कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन भी हो गई और स्किन हाइड्रेशन भी हो गया। आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, उनकी चीक्स के ऊपर लगी होती है व्हाइट रंग की। ठीक है, बहुत जो सवेयर है सन, उसके लिए तो खैर उनकी वो SPF 140 होती है, लेकिन अगर किसी ने बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की सनलाइट में जाना है तो वो भी इसको यूज कर सकता है, अगर उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि उसने उसके चेहरे पे सफेद रंग का कुछ लगा रह जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कीजिए। जिंक ऑक्साइड की हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस कर ली थी, एलर्जी, उसके बाद ओपन वुंड्स और ब्रोकन स्किन, सेंसिटिव स्किन और एक्ने प्रोन स्किन इन सम केसेस। ठीक है, और इन्फेंट्स अंडर 6 मंथ्स, यही कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। हमने काफी दफा इसको पढ़ा है, इसको जो है दोबारा से पढ़ना है, अगर कोई चाहता है तो मैं पढ़ देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, सोप्स और शैम्पूज आ गए हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे हर तरह के सोप्स हैं। जब हमने हेयर हमने जब किया था, हमने डेंड्रफ नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारे पास डेंड्रफ के ट्रीटमेंट्स भी आ जाते हैं। सेबोमेड शैम्पू है हमारे पास, इस तरह से एपिटार है, ड्राई स्किन, और बायोटिन वाला शैम्पू भी हमारे पास, रीग्रो वाला शैम्पू है। तो ये हम सोप्स और शैम्पू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये हमारे पास 12 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले एक्नो सोप, एक्नी के लिए। एक्नी के लिए जो है ये मेडिकेटेड सोप जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे यूज करना होता है और लिमिटेड टाइम के लिए यूज करना होता है। एक्नी वाले या ऑयली स्किन वाले आपके पास आते हैं, आप उनको कोई 10,000 का फेस वॉश लिख के दे देते हो, कहते हैं हम इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। वजह ये होती है कि उन्होंने मेडिकेटेड सोप ट्राई नहीं किया। ये 200-300 रुपए का सोप है और उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की। बहुत से एक्ने के पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने एक्ने के लिए सोप या फेस वॉशेस यूज किए, हमारी स्किन ओवर ड्राई हो गई, इतनी ड्राई हो गई कि 3 साल हो गए हमारी ड्राइनेस ही खत्म नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑयली स्किन के लिए ये सोप है, एक्नो सोप, जो कि एक मेडिकेटेड सोप है। इसके अंदर क्या है, बेंजाइल पेरोक्साइड है और सैलिसाइलिक एसिड, दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको आपने यूज कब करना है, जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। जैसे आप पेशेंट से कहोगे कि वो 1 हफ्ता यूज करे, अगर उसकी एक्नी अभी भी रेजिस्टेंट है तो वो 2 हफ्ते पे चला जाए। ठीक है, उसके बाद वो अपना सेंसिटिव स्किन के सोप के ऊपर स्विच कर जाए। जिसकी एक्नी प्रोन स्किन है वो इसको लॉन्ग टर्म डेली यूज नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी चीज हम इस तरह से ये नहीं कराते कि जिस पे मेडिकेटेड लिखा हो वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि बेंजाइल पेरोक्साइड को हम पूरा पढ़ चुके हैं जब हमने बैक्टीरिया वाली प्रोडक्ट्स पढ़ी थी। बेंजाइल पेरोक्साइड रिड्यूस सीबम प्रोडक्शन, नो, इनडायरेक्टली बाय इम्प्रूविंग स्किन हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग पोर ब्लॉकेज। अच्छा, जो पॉइंट नंबर 4 है उस पर जरा और करें। एंटी बैक्टीरियल हमने इसका पूरा पढ़ा था, केराटोलिटिक इफेक्ट हमने इसका पूरा पढ़ा था, एंटी इन्फ्लेमेटरी पूरा पढ़ा था। कभी कभी डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि बेंजाइल पेरोक्साइड तो सिर्फ एक एंटी बैक्टीरियल, केराटोलिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो हम सिर्फ एक्नी जब होगी, इन्फेक्टेड एक्नी, तब हम देंगे। नहीं, जिस इंसान को ज्यादा ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस है ये किसी वजह से, उसको जो है तब भी हम दे सकते हैं। ये ऑयल रिडक्शन भी करती है, जरूरी नहीं है कि आपको पस वाले दाने नजर आ रहे हो, ऑयल रिडक्शन के लिए भी यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। दूसरा सैलिसाइलिक एसिड हमने पढ़ा हुआ है, इसको रिपीट कर लेते हैं। कोमिडोलिटिक एक्शन है। सैलिसाइलिक एसिड इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड that penetrates deep into the pores. It dissolves keratin plugs and helps clear out pores.
ठीक है, इसने केराटिन प्लग्स को भी डिसॉल्व कर लिया और पोर्स को साफ कर दिया, इसीलिए सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉशेस वगैरह और सीरम्स जो हैं वो एक्नी के लिए बड़ा लोग लिखते हैं, ब्लैक हेड्स के लिए। एक्सफोलिएशन करता है, डेड स्किन सेल को उतार देना, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये वाहिद एसिड है जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी करता है। और ऑयल कंट्रोल भी, एक्स्ट्रा ऑयल और सीबम प्रोडक्शन को इसने कंट्रोल कर लिया। जो कंट्रोल लफ्ज मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, इसमें पढ़ा है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा। ये नहीं करेगा ये कि आपकी स्किन को ओवर ड्राई कर दे, ओवर एक्सफोलिएट कर दे, स्किन सख्त सूखे जो है पत्ते की तरह पापड़ बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। यूजिंग बोथ बेंजाइल पेरोक्साइड एंड सैलिसिलिक एसिड कैन टारगेट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्नी। दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड ने बैक्टीरिया को फाइट किया, इन्फ्लेमेशन को फाइट किया, और तीसरी जो इसकी और भी माइनर रोल था वो क्या था कि एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर दिया। सैलिसिलिक एसिड क्लियर्स द एक्ने, prevent clog pores, however they can be irritating when used together, so products combining them are formulated to balance efficacy with tolerability। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को मिला कर यूज करते हैं तो 1+1=11 आता है। लेकिन हमने ऐसा इसका फॉर्मुलेशन बनाई है कि हमें बैलेंस में एफिकेसी मिले और टॉलरेबिलिटी भी मिले। हमने ये नहीं किया है कि सैलिसिलिक एसिड 60% कर दिया कि मुंह ही जल जाए या ओवर ड्राई हो जाए स्किन का। जब तक एक्नी है, जब तक एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन है, तब तक इसको यूज करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप सेंसिटिव या जेंटल बार के ऊपर पेशेंट को स्विच करा देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने पढ़ी हुई है, एलर्जी हो बेंजाइल पेरोक्साइड से, सेंसिटिविटी, ड्राई स्किन और एक्जिमा प्रोन स्किन। हमें पता है ना कि ड्राई स्किन में हमने इसको यूज नहीं करना, यही तो पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि हमने फेस वॉश यूज किया एक्ने के लिए, हमारी स्किन ऐसी ड्राई हुई कि आज तक सही नहीं हो सकी। ब्रोकन सनबर्न स्किन पे यूज नहीं करना, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो सैलिसिलिक एसिड में सैलिसाइलेट एलर्जी बहुत कम लोगों को होती है, जिसको डिस्प्रिन से एलर्जी हो उसको सैलिसाइलेट एलर्जी है। प्रेगनेंसी में हाई डोजेज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सवेयर स्किन कंडीशन, एक्जिमा, रोजेशिया और रीनल इम्पेयरमेंट में टॉक्सिसिटी का रिस्क है। किडनीज किसी की खराब हो तो ये बात हमने तभी पढ़ी थी, दोबारा पढ़े हैं, उसका आपने ख्याल करना है, पेशेंट से पूछ लें। उसके दो चीजें कराएंगे आप, एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे और एक आप उसका RFTs करवाएंगे। यूज ऑन ब्रोकन और इन्फ्लेम्ड स्किन, इन्फ्लेम्ड और ब्रोकन स्किन के ऊपर तो जाहिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। AFS बार, AFS है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल। कभी कभी आपको एक्नी की कॉज पता नहीं चल रही होती है, जो छोटी छोटी सी ऐसे एक्नी होती है जिसको फंगल एक्नी कहते हैं, और उसके ऊपर फिर सुपर इम्पोज हो जाती है बैक्टीरियल एक्नी। कभी कभी आपका बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है, फॉलिकुलाइटिस है या एक्नी है, उसके ऊपर जो होती है फंगस भी जो होती है ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो AFS जो है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये भी मेडिकेटेड सोप है, इसमें सैलिसाइलिक एसिड है 3%, एक सेकेंड अभी ऊपर ही कीजिएगा। बेंजोइक एसिड है इसमें 6% और सल्फर है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल और फंगल था बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड और सल्फर। सल्फर एक नई चीज है, ये देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। सैलिसाइलिक सिर्फ 3% है, बेंजोइक एसिड हमारे पास 6% है, और सल्फर हैज नोटेबल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ये जो रिंग वर्म होता है, रिंग वर्म क्या होता है कि हर वक्त सॉक्स और शूज पहने रखते हैं और पाँव में जो होती है ऐसे स्किन खराब हो रही होती है, फंगल ग्रोथ हो रही होती है, ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ भी होती है क्योंकि स्वेटिंग भी है। तो इस वजह से इसके अंदर एक्सेलेंट रिजल्ट्स आए हमारे पास इस कॉम्बिनेशन से। ऑफन यूज इन टॉपिकल फॉर्मुलेशंस फॉर फंगल स्किन इन्फेक्शन लाइक टीनिया, जो रिंगवर्म होता है, रिंगवर्म नाम से रिंगवर्म होती फंगल इन्फेक्शन है, एथलीट्स मोड और सेबोरिक डर्माटाइटिस। हियर्स हाउ ईच इंग्रेडिएंट कंट्रीब्यूट। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा कि अगर हम इस तरह के पेशेंट को, जिसके पाँव में इस तरह से कंडीशन हो रही है सारा दिन बंद, हम उसको कहते हैं कि ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम वो कैसे ही लगा ले, उसके लिए मुश्किल होता है। उसने ऊपर सॉक्स पहनी है, शूज पहनी है, डेली क्रीम लगाना उसके लिए मुश्किल है, याद रखना इस बात को, उसने ऑफिस जाना है। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम उसको बात ही इसी सोप से लेने का कह देते हैं। ठीक है, और इसी सोप से उसको हम पाँव वॉश करने का कहते हैं। तो उससे उसको जो है ये अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है एसए की, बेंजोइक एसिड की और सल्फर की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब इसमें जो सैलिसाइलिक एसिड है उसका केराटोलिटिक एक्शन है, जो सॉफ्टन और रिमूव करता है आउटर लेयर ऑफ द डेड स्किन को, एडिंग इन द पेनिट्रेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स। ये डेड स्किन ऊपर से जितनी उतरेंगी, हमारी जो एक्टिव प्रोडक्ट है वो उतनी ज्यादा अंदर जाएगी। लेकिन उसका अपना भी एक एंटी फंगल इफेक्ट है, रिड्यूस द फंगल ग्रोथ बाय डिसरप्टिंग द स्किन एनवायरनमेंट फंजाई थ्राइव इन। ठीक है, अब
जो स्किन की वो एनवायरनमेंट थी जिसके अंदर फंगस बड़ा ग्रो कर रही थी, उस एनवायरनमेंट को ही इसने क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। और फंगस की जो ग्रोथ हो गई वो खत्म नहीं हो गई। तो ये एंटी फंगल इफेक्ट है। ठीक है, एक दो तीन चार फंजाई तो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते ना, कम से कम उसकी पॉपुलेशन बड़ी हुई होगी तो ही ना। विद हुई कि 6% फंगी स्टैटिक, यानी कि उसने उसकी फर्दर पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देना। इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजा बाय लोअरिंग द स्किन पीएच को एसिडिक कर दिया, मेकिंग इट लेस हॉस्पिटल फॉर फंजाई प्रोलिफरेशन। अब जो फंगल प्रोलिफरेशन है वो जो है कोई खास नहीं हो पा रही, यानी उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। जो 8-10 फंजाई थे वो 800 नहीं बन पा रहे। ठीक है। Synergistic effect enhances the efficacy of other antifungal agents, especially sulfur। और ये सल्फर के एक्शन को बढ़ाता है, इसीलिए तो ये चीजें कॉम्बिनेशन में है, इसीलिए तो ये मेडिकेटेड है। सैलिसाइलिक एसिड जो था वो फंगल ग्रोथ को कम कर रहा था, साथ में ये भी फंगिस्टेटिक था, और साथ ये सल्फर के एक्शन को बढ़ा रहा था। कौन से एक्शन को? एंटी फंगल को। हम देखते हैं वो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सल्फर जो है एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबियल है, डायरेक्टली किल्स द फंजाई एंड द बैक्टीरिया ऑन द स्किन। इसने सारे बैक्टीरिया और फंजाई को किल कर दिया। केरेटोलिटिक एक्शन में डेड शेड करता है डेड स्किन को, रिड्यूस करता है फंगल रेजोवायर्स को, और एड करता है स्किन रिन्यूअल को। देखो जी, इसने बैक्टीरिया को भी किल किया, इसने फंगस को भी किल किया। जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनको रिपीटेडली फंगल इन्फेक्शन होती रहती हैं, खासतौर से उनके जो स्वेटी एरियाज हैं बिलो ब्रेस्ट, आर्म पिट्स में, ग्रोइन में, उनको तो वो डेली भी इससे बात लेते रहते हैं। ठीक है। और एंटी बैक्टीरियल भी है। साथ में आप ये देखो कि ये शेड भी करवा रहा है डेड स्किन सेल को, रिड्यूसिंग द फंगल रेजरवायर। स्किन के ऊपर ग्रो की हुई है ना, खून में तो नहीं फंगस ग्रो की हुई, ऊपर से रेड स्किन सेल हमने उतार दी तो जो ऊपर कॉलोनीज थी फंगस की वो भी साथ साथ उतरती गई। रिड्यूसिंग द फंगल रेजरवायर्स एंड एडिंग इन स्किन रिन्यूअल, और नई स्किन आती रही जो कि हेल्दी थी और जो कि ज्यादा रेजिस्टेंट थी। तो जो सल्फर है उसके केराटोलिटिक एक्शन भी हो गया और एंटी फंगल एक्शन भी हो गया। जिन लोगों को एक्नी होती है, समझ नहीं आ रहा होता, वो भी इसको यूज करते हैं। जिनकी ड्राई स्किन होती है वो भी इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा डायबिटिक्स भी इसको यूज करते हैं, और फंगल इन्फेक्शन वाले तो करते ही करते हैं। कंबाइंड रोल में ये तीनों मिलके रिमूव करते हैं डेड स्किन सेल्स को और फंगल रेजर्वायर्स को। सैलिसाइलिक एसिड एंड सल्फर इनिबिट द फंगल ग्रोथ, बेंजोइक एसिड, और ट्रीट द अंडरलाइंग इन्फेक्शन व्हाइल प्रिवेंटिंग रिकरेंस। और जो ये इसको इन्फेक्शन को किल कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, फंगस को, और दोबारा होने से रोक भी रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि उनको स्वेटी अंडर आर्म्स का और जो है उसका बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्मेल होती है। उसका अंडर आर्म्स की जो स्वेट है उसका पूरा एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम करेंगे, स्मेल का भी। तो स्टिंकी जो होते हैं वो लोग इसी से बात लेते रहते हैं, चाहे उनको इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो, ताकि फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ भी ना हो और डेड स्किन सेल शेड ऑफ भी होते रहे। दिस कॉम्बिनेशन इज particularly effective for superficial fungal infection and hyperkeratotic states। देखो फंगस को तो इसने किल करना ही करना है, लेकिन अभी मैंने बताया कि लोग इससे बात भी लेते रहते हैं, डेड स्किन भी उतारता रहता है, खुद की खुद आपकी एक्सफोलिएशन होती रहती है। हाइपर केरेटोटिक क्या है कि जो केरेटिनाइज लेयर है एपिथेलियम की, जो आपकी सबसे आउटर लेयर है स्किन की, वो वहां पे पड़ी हुई है, उतार नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे आप, तो वो उनको भी ये साफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एलोडम बार का यूज डिसकंटिन्यू हो गया है। ये इसके नरिशमेंट और सूदिंग का बार था। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट था, ग्लिसरीन था, और प्रोविटामिन बी5 था। हमारे पास इससे बेहतर कॉम्बिनेशन आ गई हैं। ये बुरा नहीं था, लेकिन हमारे पास इससे बेहतर चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम वो लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एपिटार प्लस शैम्पू जो होता है ये सोराइसिस के पेशेंट्स में यूज होता है। स्कैल्प सोराइसिस के पेशेंट में हमने स्कैल्प सोराइसिस की दवाइयां तो पढ़ी थी, मगर हमने उसमें ऑयल्स और क्रीम्स पढ़ी थी। और अब देखो उसका शैम्पू भी है हमारे पास। इसमें कोल टार होती है और सैलिसाइलिक एसिड होता है। सिर्फ सोराइसिस के पेशेंट जिनके सिर में खुश्की है वो भी इसको ऑफ एंड ऑन यूज कर सकते हैं। और जो हेयर डाई वाले लोग हैं वो जरा जो है इसको कम यूज करते हैं। एक दफा ये यूज कर लिया तो अगली दफा इसको छोड़ के दूसरा शैम्पू यूज किया। शैम्पू की तस्वीर को जूम इन करके देखिए तो हेल्दी एंड सॉफ्ट हेयर, बाल भी अच्छे करता है विदाउट डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ भी है। ये बड़ा जबरदस्त है, आप लोग कभी यूज करके देखें, बड़ा हैरान रह जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग और एनर्जाइजिंग और रिफ्रेशिंग भी है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें ऐसी क्या जादू की चीज है जो ये इस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए।
Coal tar and salicylic acid are commonly used in treatment of psoriasis, often as a combination. देखो कोल टार हमने पढ़ी है शायद या नहीं पढ़ी, और सैलिसाइलिक एसिड, इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं ड्यू टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स, 1 + 1 = 11। ठीक है। तो कोल टार क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आप कभी किसी स्टोर पे जाते हो शॉपिंग करने, वहां आप देखते हो एंटी डैंड्रफ शैम्पू कोल टार लिखा होता है, लेकिन वो लोग कॉस्मेटिक ग्रेड की चीजें बना रहे होते हैं, सैलिसाइलिक एसिड अंदर नहीं डालते। आप आते हो शैम्पू करते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो मेडिकल ग्रेड के शैम्पूज हैं, इनमें ये दोनों चीजें होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है कोल टार, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन बाय स्केलिंग सप्रेशन बाय एंड स्केलिंग। ये जो स्केल्स बन रहे हैं, जो खुश्की के पापड़ आपके सिर में बन रहे थे, ये उसको जो है कम कर देता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है। इन्फ्लेमेशन के सेकेंडरी ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, और सोराइसिस में तो इन्फ्लेमेशन कम होने से सोराइसिस भी कंट्रोल हो रहा था। सप्रेसिंग डीएनए सिंथेसिस इन रेपिडली प्रोलिफरेटिंग स्किन सेल्स, सोराइसिस में भी मसला था कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से स्किन सेल्स बड़े जल्दी प्रोलिफरेट हो रहे थे, और एबनॉर्मल से एक डेड स्किन लेयर ऊपर आ रही थी। और जो आपके डैंड्रफ है, इसमें भी ये एबनॉर्मल स्केल्स बन के आपके सर में जमा हो रहे हैं। तो ये रेपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो थे, उनकी डीएनए सिंथेसिस को जो है वो सप्रेस कर देता है। याद रखिए कि नॉर्मल स्किन सेल्स के ऊपर इसका कोई ऐसा असर नहीं है नेगेटिव। जो रेपिडली प्रोलिफरेटिंग एबनॉर्मली प्रोलिफरेटिंग सेल्स है, उनमें डीएनए सिंथेसिस ने रोकनी है। स्लो केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन डिक्रीजेस एक्सेसिव स्किन सेल प्रोडक्शन, हेल्पिंग कंट्रोल प्लेक फॉर्मेशन। अब क्या हुआ कि इसने एक्सेसिव स्किन सेल प्रोडक्शन को जो है रोक दिया, जिसकी वजह से प्लेग प्लेग क्या थी, वो क्रस्ट से थे जो, ठीक है, जो पापड़ खुश्की के पापड़ जिसको आप कहते हो, खुश्की जो है, या सोराइसिस के केस में जो स्केल्स है, वो जो थे वो बनना खत्म हो गए। एक्सेसिव स्किन सेल प्रोडक्शन ही इसने क्या कर दी, कम कर दी। अब नॉर्मल स्किन सेल प्रोडक्शन को इसने कम नहीं करना, आपके बालों की ग्रोथ ये कम नहीं कर रही है, आपकी स्कैल्प का टर्नओवर स्कैल्प सेल्स का ये कम नहीं कर रही है। जो एबनॉर्मल स्किन सेल्स एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही थी, उसको इसने कम कर दिया। स्लो केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन, एंटी प्रोटीटिक, हेल्प्स रिलीज इचिंग एसोसिएटेड विद सोराइसिस में, डैंड्रफ में। ये डैंड्रफ ना भी हो, कुछ लोगों को शरीर में खारिश का बड़ा इशू होता है, तो ये एंटीप्यूरिटिक भी है। इसके अलावा सॉफ्टनिंग द प्लेक्स, रिड्यूसेस द थिकनेस ऑफ सोराइटिक प्लेक्स मेकिंग देम स्किन स्मूदर। सोराइटिक जो प्लेक्स थी, उसमें अब वो इतने थिक स्केल्स थे और सख्त थे कि अगर वो क्रस्ट आप खींचते थे या हाथ लगता था, वो कट होता, टूट जाते, अंदर से ब्लीड शुरू हो जाती थी। ये उनको सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कर देता है। इसी तरह से आपकी खुश्की को भी ये सॉफ्ट करता है, और सर से फिर उतार देता है जब आप सर धोते हो, और नीचे जो स्किन है वो स्मूथ हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें सैलिसाइलिक एसिड था जो केराटिनोसाइट एक्शन कर रहा था, केराटोलिटिक एक्शन कर रहा था, एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन को, डेड स्किन सेल उतारता है। यानी कि एक नॉर्मल इंसान जिसको ना खुश्की है, ना सोराइसिस है, ना डैंड्रफ है, उस वो भी यूज करेगा तो उसके स्कैल्प में डेड स्किन सेल उतरेगी। जो सॉफ्टन करता है प्लेक्स को और रिमूव करता है स्केल्स को, इंप्रूविंग द पेनिट्रेशन ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स लाइक कोल टार। अब जो डेड स्किन सेल ऊपर से उतरी, तो जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट था वो ज्यादा डीप पेनिट्रेट हो गया स्किन में। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है सैलिसाइलिक एसिड, ये वाहिद एसिड है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, हम काफी दफा पढ़ चुके हैं। रिड्यूस रेडनेस एंड स्वेलिंग इन सोराइटिक लीजन, enhances treatment efficacy by clearing scales, it allows cold or other medications to penetrate deeper into the skin। जैसे आपने कोई हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर रहे हैं, माइनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, प्रोकैपल यूज करें, उसका असर ही नहीं आ रहा आप में, क्योंकि आपकी स्किन के सर के ऊपर डेड स्किन की लेयर्स इतनी ज्यादा है कि जो आप स्प्रे यूज कर रहे हैं वो डीप पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो क्लियर हो गए स्केल्स, इसकी वजह से जो आप अदर मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, वो आपकी स्कैल्प में अच्छी तरह जो होती है वो डीप पेनिट्रेट करती है, और आपकी जो स्किन है उसको फिर ये अंदर एब्जॉर्ब होती है और फिर अपना असर करती है। नेक्स्ट स्लाइड। अगला हमारे पास है कंबाइंड यूज इन दोनों का। कोल टार एड्रेसेस द रूट कॉज ऑफ सोराइसिस, सेल ओवर ग्रोथ और इन्फ्लेमेशन को रोक देना है। हर सेल की इसने ओवर ग्रोथ को नहीं रोक देना। नॉर्मल सेल जो नॉर्मल साइकिल से ग्रो कर रहे हैं, जो एब नॉर्मल सेल हैं, जो जिनका सेल साइकिल बहुत स्पीड अप हुआ हुआ है, उसको इसने रोकना है, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। इन्फ्लेमेशन को रोक देना है। और सैलिसाइलिक एसिड जो होता है वो क्लियर करता है स्केल्स को, facilitates better absorption of coal tar, making the treatment more effective. This combination is typically used for plaque psoriasis to manage symptoms like scaling, inflammation and itching। ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्लेक सोराइसिस में यूज होती है। प्लेक सोराइसिस आपने पढ़ा था क्या होता है। और वैसे भी जिस इंसान को डेंड्रफ है, उसमें अगर डेंड्रफ भी नहीं है, प्लेक सोराइसिस भी नहीं है, तो स्केलिंग यानी कि सर के ऊपर स्केल्स बने हुए हैं, पापड़ बने हुए हैं, चाहे खुश्की के या खुश्की नहीं भी है तो हार्ड है आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा,
इन्फ्लेमेशन, सर में सोजिश है, बालों में कंघी करते सिर में दर्द होता है, ईचिंग, सर में खारिश रहती है। इन सारी चीजों को ये एड्रेस करता है। नेक्स्ट स्लाइड। कोल्ड टार जो होता है, एलर्जी टू कोल्ड टार में यूज नहीं कर सकते। फोटो सेंसिटिविटी या यूवी थेरेपी अगर चल रही है उसमें हम यूज नहीं कर सकते। सवेयर इन्फ्लेम पस्चुलर सोराइसिस बहुत ज्यादा सवेयर हो तो स्टीरॉइड्स पे हमने जाना होता है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में कॉशन के साथ। यूज इन ओपन वुंड्स और इन्फेक्टेड स्किन मेडिकल इमरजेंसी है। सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक एलर्जी जिसको डिस्प्रिन से हो, रीनल इम्पेयरमेंट में रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी है। ब्रोकन स्किन पे नहीं कर सकते, बड़ा जोर का काटेगा एसिड है ना, और 2 साल से छोटे बच्चों में आप ये यूज नहीं कराएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जो आपके पास पीडियाट्रिक केसेस आते हैं ना डर्मा के, उसको आप पीडियाट्रिशियन को दें तो वो ज्यादा अच्छा डील करते हैं एज कम्पेयर टू डर्माटोलॉजिस्ट। एपिटार उसी चीज का सोप है। एपिटार का हमने शैम्पू पढ़ा है, एपिटार प्लस का, उसका ये हमारे पास सोप है। आप ये देखें, सोराइसिस, सेबोरिया और एक्जिमा। सेबोरिया हर दूसरे बंदे को है पाकिस्तान में, और सोराइसिस और एक्जिमा, बेशक एक्जिमा ड्राई स्किन को आप जनरली कह सकते हैं, और सोराइसिस बेशक कम है, लेकिन एक्जिमा और सेबोरिया बड़ी कॉमन कंडीशन है। तो सोराइसिस, एक्जिमा, सेबोरिया के अंदर ये यूज होता है। आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं। इस टॉपिक का रिमेनिंग पोर्शन हम कल के लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चन हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।